नमस्कार। हमारे आसपास यदि हम आज देखें तो चारों ओर एक टेंशन का माहौल है। विश्व के मैप को देखें तो सभी मैप के ऊपर कुछ न कुछ सभी प्रदेशों में कुछ न कुछ हो रहा है। चाहे वह मिडल ईस्ट का टेंशन हो, ईरान इज़राइल या यूएसए का वॉर हो, रशिया यूक्रेन का वॉर हो या फिर टैरिफ को लेकर जो यूएसए का वॉर ऑलरेडी छिड़ा हुआ है उसकी बात हो, या ग्रीनलैंड को लेकर यूएसए और यूरोप के बीच टेंशन हो, इंडिया पाकिस्तान या चीन और ताइवान, सभी जगह पर कुछ न कुछ टेंशन, मिसाइल्स, वॉर, उस तरह के रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं। उसमें भी यदि हम 19 मार्च 2026 से लेकर 6 अप्रैल 2027 तक होने वाले विक्रम संवत 2083 को ऑनलाइन सर्च करते हैं और यदि नॉर्थ इंडिया का कोई पंचांग देखते हैं तो वहाँ पर उस संवत का नाम दिया गया है रौद्र। शास्त्र ये कहता है कि रौद्र संवत में सत्ता और शक्ति का अहंकार दुनिया को विनाश की कगार पर ले जाता है। यदि साउथ इंडिया का पंचांग देखें तो उस संवत का नाम वहाँ पर दिया गया है पराभव संवत, जिसका अर्थ ही है हार या पतन। यदि प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट को देखते हुए ये संवत के जो नाम हैं वो बहुत ही डर पैदा करते हैं। उसमें भी जब संवत का मिनिस्टर मंगल हो जाता है तब बातें तय हो जाती है कि इस संवत में बातचीत कम होगी और तनाव, युद्ध और फाइटिंग्स ज़्यादा होगी। अब इतना सारा सुनने के बाद एक प्रश्न जगता है कि क्या इसका अर्थ ये होगा कि ये संवत जो आने वाला है, जिसको हम हिंदू नव वर्ष भी कहते हैं, ये संवत 2083 क्या विनाशी लाएगा? तो इसका जवाब है ना। अब ये कहने के पीछे का जो रीज़न है मेरा वो ये है कि उसके लिए हमें उस संवत की या उस संवत का जो कॉस्मिक कैलेंडर बन रहा है उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। और सबसे पहले जो होप देने वाली बात हो जाती है वो ये हो जाती है कि इस साल का जो राजा है वह राजा है स्वयं देवगुरु बृहस्पति। अब गुरु या जुपिटर का राजा होना इस बात की गारंटी है कि भले ही कितनी ही उग्रता क्यों न हो, अंत में जीत धर्म और न्याय की होगी। गुरु ज्ञान के देवता है, वह विनाश को विकास में परिवर्तित कर देंगे। यदि मंगल वॉर की परिस्थितियां निर्मित करेगा तो सद्बुद्धि का कारक गुरु उस आग को शांति मंत्रणा में परिवर्तित कर देगा। हम देखेंगे इस संवत में कि इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशंस या यूएन, दुनिया के बड़े बड़े नेता भले ही पावरफुल तो होंगे लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर सद्बुद्धि भी आएगी। ये संवत जो है वह संवत विनाश का संवत नहीं है बट कॉस्मिक क्लीनिंग का या फिर शुद्धि का समय है। पुरानी और नॉट यूजफुल अरेंजमेंट खत्म होगी और नई और लॉफुल अरेंजमेंट एस्टैब्लिश होगी। वर्ल्ड वॉर 3 होता हुआ इस संवत में नहीं दिख रहा है क्योंकि गुरु युद्ध का कारक नहीं है, वह सद्बुद्धि का कारक है। तो हम सबको रिलैक्स हो जाना होगा। हालांकि कुछ जगह पर एरिया स्पेसिफिक वॉर्स होंगे लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा, ये बात तय है। इस बात को कुछ ऐसे भी समझा जा सकता है कि यहाँ पर राजा जो है वह शांत और ज्ञानी है बट जो मंत्री है वह उग्र योद्धा है। ऐसी परिस्थिति में कठोर न्याय अर्थात स्ट्रिक्ट जस्टिस का माहौल बना रहेगा। इस संवत में लॉ एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट होगा, कानून बदले जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूट में परिवर्तन आएगा। गुरु व्यवस्था चाहते हैं बट मंगल उसको फोर्सफुली लागू करवाना चाहते हैं। यानी इस समय के दौरान बातें खत्म और एक्शन स्टार्ट, इस तरह का माहौल बना रहेगा।
एक और बात भी इस संवत को इंटरेस्टिंग बनाती है और वो ये है अधिक मास। ये जो संवत है वह इस साल 12 महीनों का नहीं बट 13 महीनों का रहेगा, क्योंकि इस साल अधिक मास आ रहा है। सो ये अधिक ज्येष्ठ मास जियोपॉलिटिक्स, वेदर और इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल देगा। एक बात तो तय है कि इस संवत में ऐसी घटनाएं घटित होगी जो आने वाली कई सदियों तक हमें याद रहेगी। आइए सर्वप्रथम ये जो वर्ष का राजा है वह क्या फल देगा उसको समझते हैं, और उसके बारे में वर्ष प्रबोध में यह श्लोक दिया गया है। गुरो नृपे वर्षति कामदम जलम महितले कामदुधाश्च घेनवः यजन्ति विप्रा बहवो अग्निहोत्रिणो महोत्सवः सर्वजनेषु वर्तते। श्लोक को यदि डिकोड करके समझे तो एग्रीकल्चर क्षेत्र में न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, रिवॉल्यूशन होगा। यदि किसी प्रदेश में फार्मर रिलेटेड कोई खराब नियम लागू किए गए हैं तो वहाँ पर फार्मर्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया जाएगा और ऐसे लॉ दूर किए जाएंगे। बारिश अच्छी होगी। एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए ये गोल्डन ईयर साबित होगा। एग्रीकल्चर के लिए नए रिफॉर्म्स इस साल के दौरान लाए जाएंगे। इसके अलावा डेयरी और एनिमल वेलफेयर के लिए भी पॉजिटिव ईयर है। डेयरी प्रोडक्ट्स एवं ऑर्गेनिक फूड की बातें होगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज उस तरह की डेवलप की जाएगी कि ये दोनों सेक्टर में लाभ होगा। इंटेलेक्चुअल्स, रिसर्चर्स और कंसल्टेंट के लिए ये बहुत ही लकी ईयर साबित होगा। एजुकेशन फील्ड में रिवॉल्यूशन होगा, रिफॉर्म्स होंगे। मेंटल वेलनेस, योगा, स्पिरिचुअल रिफॉर्म्स इस साल बहुत फोकस में रहेंगे। टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, बिग इवेंट्स, सोशल गैदरिंग इस साल बहुत होने वाले हैं। इसके अलावा यदि थोड़ा और जूम इन करें तो गुरु जून से अक्टूबर अपनी उच्च राशि अर्थात कर्क राशि में रहने वाला है। तो उसका अर्थ ये भी हो गया कि मार्च टू अक्टूबर का जो समय है या फिर जून से जो अक्टूबर का जो समय है वह समय पूरे विश्व के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन बात थोड़ी हटके तब बन जाती है जब हम मंत्रिमंडल को देखते हैं। अब उसके बारे में बात करते हुए संवत्सर संहिता में एवं अन्य संहिता ग्रंथों में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जब राजा किंग जुपिटर हो और मिनिस्टर मंगल हो उस वर्ष में लोग सुखी तो रहते हैं किसी किसी प्रदेश में, लेकिन कुछ प्रदेशों में अशांति का माहौल भी बना रहता है, चोरी का भय रहता है और लोगों में डर बना रहता है। ये साल दुख और सुख मिश्रित होने वाला है। उसका एक सीक्रेट उसके नाम में भी छुपा हुआ है। यदि हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर नाम दिया गया है रुद्र या रौद्र संवत्सर, और यदि साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर नाम दिया गया है पराभव संवत्सर। अब इन दोनों में क्या हो सकता है उसके पीछे शास्त्रों में बहुत डिटेल में बात की गई है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एज ए रेफरेंस वशिष्ठ संहिता के श्लोक में कोट करना चाहूँगा। रौद्र संवत्सर के लिए यह श्लोक है। युध्यन्ति क्षिति पतयः परस्परम हंतुम उद्यत्या सर्वे कोंकण देश क्षिति पति निधनम तत्रैव रौद्राब्दे। पराभव संवत्सर के लिए यह श्लोक दिया गया है। परिभव जनित क्लेशे ही निसाराः सप्रजाः क्षितिपाः अतुलित सस्य समृद्धां भूमिं भुक्त्वा पराब्दे अपि। दोनों को यदि डिकोड करें तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि इस संवत में ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, सत्ता परिवर्तन एवं राजकीय अस्थिरता का माहौल पूरे विश्व में बना रहेगा। भले ही अभी ईरान और यूएसए का कॉन्फ्लिक्ट्स लग रहा है कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा, ये नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। एक लंबे समय तक जो यूएसए ने और इज़राइल ने मिलके ईरान के साथ किया है उसके कई खराब परिणाम आने वाले संवत में आते रहेंगे। युद्ध खत्म नहीं हुआ है, युद्ध के तरीके चेंज हो जाएंगे।
ईरान में भले सत्ता परिवर्तन हुआ, खोमेनी को एक तरह से शहादत मिली, लेकिन फिर भी मिडल ईस्ट का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से बदल जाएगा इस इवेंट के बाद, इस संवत में, ये तो तय है। और उसके कारण यूएसए के ऊपर भी एक तरह से अटैक होगा, ऐसा हमें स्पष्ट दिख रहा है। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए एवं वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में कुछ कैलेमिटीज़ या नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हुई दिख रही है। चाइना ताइवान का युद्ध होता हुआ या कॉन्फ्लिक्ट्स होता हुआ दिख रहा है। रशिया यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है वो और ज़्यादा इंटेंस होगा। भारत के महाराष्ट्र, गुजरात या कर्नाटक में किसी पॉलिटिकल लीडर की मृत्यु हो जाए, उस तरह के भी ग्रह योग है। किसी एक प्रदेश में आगे जाके सत्ता परिवर्तन भी होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। फार्मर्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया जाएगा भारत में, और उसके कारण भारत को कुछ कृषि रिलेटेड लॉज जो है वह चेंज करने होंगे। एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन होगा। फूड इंडस्ट्री और रिसोर्सिस को लेकर नेशंस के बीच टेंशन बढ़ता हुआ इस संवत में हम देखेंगे। इस साल स्टॉक मार्केट के लिए भारी वॉलेटाइल रहने वाला है। एक बड़ा करेक्शन आता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर ग्रो करेंगे। बैंकिंग, रियल एस्टेट और फाइनेंस सेक्टर में कुछ प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर के लिए ये साल काफ़ी तेज़ी का रहेगा, उसमें भी गोल्ड सबसे ज़्यादा रिटर्न देता हुआ दिख रहा है। कुल मिला के संवत 2083 की एनर्जीज शुभ है यदि आप गुरु के सात्विक नियमों को फॉलो करें। यदि आपने गुरु के सात्विक गुणों को फॉलो करते हुए अपने रूटीन लाइफ को जिया, अपने बिजनेस में काम किया या फिर अपने जॉब में काम किया, तो याद रहे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने वाले लोगों के लिए यह साल, अपने धर्म को फॉलो करने वाले लोगों के लिए ये साल जो है वह बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला है। यदि आप धर्म से च्युत हो गए, आप भटक गए, तो याद रहे ये साल आपके लिए काफ़ी नेगेटिव परिणाम देने वाला रहेगा। अंत में हमारी 12 राशियों को कौन कौन से एरियाज पे फोकस होना चाहिए उसके बारे में संक्षिप्त में बात करते हैं। याद रहे यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय वैदिक चंद्र राशि की बात कर रहा हूँ, और उसमें भी कौन से एरियाज में इस संवत में उनको फोकस रहना चाहिए उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मेष राशि वालों को उनके इम्पल्सिव बिहेवियर के ऊपर फोकस होना पड़ेगा, उनके कैरियर के प्रति फोकस होना पड़ेगा, उनके आवेग या गुस्से को उनको नियंत्रण में रखना पड़ेगा। वृषभ राशि वालों को अपनी फैमिली और फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर अलर्ट रहना होगा। मिथुन राशि वालों को अपनी हेल्थ के लिए और स्किल डेवलपमेंट के एरियाज में फोकस होना पड़ेगा। कर्क राशि वालों को सेल्फ ग्रोथ के प्रति एवं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के प्रति अलर्ट रहना होगा, अन्यथा अपॉर्चुनिटीज़ चली जाएगी। सिंह राशि वालों को एक्सपेंस का मैनेजमेंट करना होगा और स्पिरिचुअलिटी के प्रति फोकस होना पड़ेगा। कन्या राशि वालों को सोशल लाइफ और नेटवर्किंग के प्रति अलर्ट रहना होगा। तुला राशि वालों को वर्क लाइफ बैलेंस रखना पड़ेगा और डिसिप्लिन होना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों को एजुकेशन, ट्रैवलिंग के प्रति फोकस रहना होगा, संतान के प्रति थोड़ा फोकस रहना होगा। धनु राशि वालों को रिस्क मैनेजमेंट अच्छी तरह से करना होगा और विरासत को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर अलर्ट रहना होगा। मकर राशि वालों को पब्लिक रिलेशंस को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर अलर्ट रहना होगा। कुंभ राशि वालों को अपनी रूटीन लाइफ के प्रति डिसिप्लिन रहना पड़ेगा और हेल्थ के प्रति उनको सजग रहना होगा। मीन राशि वालों को अपने एजुकेशन के प्रति, संतान के प्रति और क्रिएटिविटी के एरियाज में फोकस रहना होगा। अंत में संवत 2083 हम सबको सुख, शांति और समृद्धि दे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।